तो ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक 4 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 4 ऑफ चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। टॉपिक का नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें हम दो टॉपिक जो चैप्टर की हेडिंग में लिखे हुए हैं, साथ में एक और टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, ब्रिटेन को। हम इसमें समझेंगे कि ये तीनों कंट्रियां प्रेजेंट फॉर्म में है वो कैसे बनी, और यहाँ पर थोड़ा सा जो रोल है वो भी चेंज हो जाएगा कि अब तक जिस तरह से कंट्रियां बन रही थी वो बन रही थी कि लोग मिडिल क्लास के लोग रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे। जो कुछ कंट्रियां बन भी गई थी वो इस तरह से बनी थी कि कल्चर वगैरह के बेस पर तो बनी थी, साथ में वो रिवॉल्यूशन वगैरह लीड किया था मिडिल क्लास वाले लोगों ने, जैसे ग्रीस वगैरह बनी और भी जो कंट्रियां बनती है। ठीक है, फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया तो भी वो मिडिल क्लास लोग वगैरह चेंज लेकर आए। अब तक मोनार्की वगैरह या कंजर्वेटिव लोगों का सपोर्ट नहीं था। अब ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो 1848 के बाद, आफ्टर 1848 जो ये नेशनलिज्म का आइडिया है ये फैलने लग गया अदर ग्रुप्स में भी। जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो मोनार्की वगैरह वाले लोग हैं, वो भी कॉमन कल्चर वगैरह को पसंद करने लग गए, तो उन लोगों में भी नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होने लगा। तो ये जो तीनों कंट्रियां, इससे पहले भी हमने यही टॉपिक पढ़ा था कि रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बट ये जो टॉपिक सेपरेट बनाया गया है इसमें तीनों में मेन बात यही है कि तीनों कंट्रियां जो बनी है वो बनी है मोनार्की की सपोर्ट से। वो उसको बनाने में मोनार्की का अहम रोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम जर्मनी से। सो टॉपिक 4.1, कैन एन आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। इसके आगे क्वेश्चन मार्क कि क्या आर्मी किसी नेशन की आर्किटेक्ट हो सकती है। नेशन वर्ड आपको समझ आ रहा है, नेशन मतलब कॉमन कल्चर वगैरह वाली चीज बनाना जिसमें कॉमन कल्चर के लोग रह रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि कैसे आर्मी ने या कैसे मोनार्की ने नेशन बनाने में रोल किया अब तक, क्योंकि जितनी भी मोनार्की वगैरह थी वो ये सारी फीलिंग को दबाने की कोशिश कर रही थी, किसी ने भी इस चीज को मतलब सपोर्ट नहीं किया था। देखिए जर्मनी में क्या होता है, 1848 में हमने पढ़ा था कि जर्मनी में लोग ट्राई करते हैं चेंज लाने की, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना लेते हैं, बट उस पार्लियामेंट को प्रशिया का जो किंग है वो खुद हटा देता है, वो खुद उसको सपोर्ट नहीं करता, जबकि वो लोग उसको ही राजा बनाना चाहते हैं जर्मनी का पूरे का, बट वो उसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, सो कंजर्वेटिव आल्सो हैड नेशनल सेंटीमेंट आफ्टर 1848। ये हम समझ रहे हैं कि आफ्टर 1848 के बाद जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग, वो भी नेशनल सेंटीमेंट, वो भी जर्मन कल्चर ये सब के बारे में या अपने अपनी कंट्रियों कल्चर के बारे में अवेयर होने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, अटेम्प्ट फेल हो जाता है मिडिल क्लास लोगों का, जो 1848 में वो ट्राई करते हैं जर्मनी बनाने की, बट कुछ हो नहीं पाता उनसे, है ना, दबा दिया जाता है उनका रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम देन प्रशिया टुक द लीडरशिप। जो प्रशिया है, ये जो जर्मनी वाला जितना भी एरिया था जहां जर्मन कल्चर फॉलो होता था, उसमें वो बहुत सारे किंगडम्स में बटा हुआ था। उन किंगडम, मान लो फॉर एग्जांपल ये पूरा एरिया है जर्मनी को फॉलो करने वाला, तो ये अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ है। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा किंगडम था वो हम कह सकते हैं वो प्रशिया का था। ठीक है, सो प्रशिया का जो एरिया था जिसमें जर्मन कल्चर फॉलो होता है वो सबसे बड़ा एरिया था। यहाँ पर जो जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, जो जर्मनी कंट्री बनती है, प्रशिया की हेल्प से बनती है। वो कैसे बनती है कि उनका जो चीफ मिनिस्टर है प्रशिया का, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये नाम याद रखना, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, सो ऑटो वॉन बिस्मार्क का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो प्रशिया के राजा हैं, प्रशिया के राजा का नाम है केजर विलियम वन। ठीक है, तो ये जो केजर विलियम वन है प्रशिया के किंग, इनके चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये आर्मी की हेल्प से, ये कुछ कंट्रियां इसके अगेंस्ट में होती हैं जो जर्मनी को यूनिफाई नहीं होने देना चाहती, प्लस मोनार्की वाले जो लोग होते हैं जिसमें फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये कंट्रियां इसके अगेंस्ट होती हैं, जर्मनी को यूनिफाई नहीं होने देना चाहती। जब ये प्रशिया इसके लिए स्टेप लेता है तो इनको फाइट करनी पड़ती है। 7 इयर्स में 3 वॉर लड़ी जाती हैं। इसका जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में 3 वॉर लड़ी जाती हैं इन तीनों कंट्रियों के अगेंस्ट, और प्रशिया डिप्लोमेसी टाइप के थ्रू, अपनी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू इनको हरा देता है। ठीक है, और जर्मनी को यूनिफाई करवा लेता है। जितने भी एरिया, जैसे हमने समझा, अगर ये प्रशिया बड़ा एरिया, बाकी छोटे छोटे एरिया सबको यूनिफाई कर लेता है, सारे किंगडम को मिलाकर, है ना। और प्रशिया का जो राजा है केजर विलियम वन, उसको कंबाइंड जो जर्मनी नाम की नई कंट्री बन रही है उसका किंग एक्सेप्ट कर लिया जाता है।
ये सब जनवरी में डिसाइड किया जाता है, जनवरी 1871 में इसकी अनाउंसमेंट हो जाती है। और 18 जनवरी 1871 को एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है, पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स जो कि फ्रांस में, हमें पता है फ्रांस में राजा का वहां पे महल है, जो फ्रांस के किंग है, वहां पर सारे डेलीगेट्स होते हैं और भी यूरोपियन पावर्स बड़ी बड़ी कंट्रियों के, तो उन सब को वो सब मिलकर इसको एक्सेप्ट करते हैं और जर्मनी नाम की एक नई कंट्री का ओरिजिन होता है। तो ये जो ओरिजिन हुआ है जर्मनी का, जिसमें नेशन फीलिंग है, नेशनलिज्म की फीलिंग है, वो लोगों, अब तक लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार ये जो कंट्री बनी है वो बनी है राजा के द्वारा या आर्मी के हेल्प से, ठीक है। इससे पहले जो कंट्रियां बन रही थी, फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया और कंट्रियों में आया, वो कॉमन पीपल ने लेकर आया, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा रफली मैप बनाया, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बुक में आप मैप एक बार चेक कर ले तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इटली का जो मैप है उसमें जो नॉर्थ वाला एरिया है वहां पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल है, ठीक है। वहां पर साइड में एक सार्डिनिया पीडमॉन्ट नाम का भी एक राज्य है, उसका भी एक रूल आता है, वो हम समझेंगे। बीच वाले एरिया पर मोस्टली चर्च वगैरह का कब्जा रहता है, पोप वगैरह वहां के जो चर्च के हेड होते हैं उनका कब्जा रहता है। साउथ में जो एरियाज हैं इनको किंगडम ऑफ टू सिसिलीज बोला जाता है, जो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया, इन पर कब्जा रहता है बर्बन किंग ऑफ स्पेन, स्पेन का कब्जा रहता है, आप ये समझ लो, है ना। तो ये अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड था इटली यूनिफिकेशन से पहले। क्या प्रोसेस रहती है इसके यूनिफिकेशन की, ये हम समझते हैं। देखो 1830 में एक कोशिश की जाती है, मेजनी इसको यूनिफाई करने की कोशिश करता है, बट मेजनी फेल हो जाता है, ठीक है। 1830 उस टाइम पे जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है, दूसरा रिवॉल्यूशन, उस टाइम की बात हो रही है। फिर 1848 जब फ्रांस में तीसरा रिवॉल्यूशन होता है, तब भी इसको यूनिफाई करने की कोशिश की जाती है, बट तब भी इसको जो नेशनलिस्ट लोग हैं या जो हम कह सकते हैं कि जो कॉमन लोग हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कौन यूनिफाई करेगा? इन पूरा जहां भी इटालियन कल्चर फॉलो होता है उसमें से केवल ये एक ऐसा राज्य है जहाँ की जो प्रिंसली क्लास है, यहाँ पर जो राजा महाराजा है वो भी इटालियन कल्चर को फॉलो करते हैं, जो सार्डिनिया पीडमॉन्ट वाला इलाका है, ठीक है। तो अब ये लोग कोशिश करते हैं इटली को यूनिफाई करने की। वही हमारा जो फोर्थ टॉपिक है कि आर्मी, जो ये इटली और जर्मनी वाला की, इसमें ये है कि आर्मी वगैरह की हेल्प से यूनिफाई किया जाता है ना। तो यहाँ पर राज्य यूनिफाई करने की कोशिश करता है, राज्य में नेशन वाली फीलिंग आती है, राजा महाराजा वगैरह नेशन वाली फीलिंग से यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं। विक्टर एमेनुअल II इस राज्य का किंग है, चीफ मिनिस्टर है इस राज्य का कैवेयोर, ठीक है। ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू, टाइज के थ्रू कैसे भी करके इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये लोग 1859 में ऑस्ट्रिया को हराते हैं और इनके पूरे एरिया पर कब्जा कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, पोप वाले एरिया पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। साउथ में जब ये बढ़ते हैं तो साउथ में इनको एक पर्सन का सपोर्ट मिलता है, इसका नाम है गैरीबाल्डी, ठीक है। तो ये हम यहाँ के बाद से प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रही है, ये याद रखना। तो गैरीबाल्डी साउथ में इनको सपोर्ट करते हैं, और जहां पर ये स्पेन वाला एरिया है, यहाँ पर इनको किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, यहाँ पर इनको भी हटा देते हैं और इटली वाले पूरे एरिया पर कब्जा कर लेते हैं और एक कंट्री बना देते हैं जिसका नाम है इटली। तो इटली यूनिफाई हो जाती है 1861 में, और उसके किंग को माना जाता है जो विक्टर एमेनुअल II है, वो इस इटली के किंग बन जाते हैं और इस तरह से इटली यूनिफाई हो जाता है। हालांकि जो कुछ कॉमन लोग हैं जो इन राज्यों में रह रहे हैं, उनको खुद को नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है। इटली का वो मतलब लगाते हैं कि इटली शायद इनकी विक्टर एमेनुअल II की वाइफ का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली रिवॉल्यूशन लीड किया जाता है जो रिच क्लास है, हम कह सकते हैं, या जो नोबल क्लास है, ठीक है, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो राजा महाराजा हैं, उनके द्वारा, ठीक है, ना कि डेमोक्रेट या लिबरल लोगों के द्वारा, ठीक है। ये वाली बात हमें याद रखनी है। तो इस तरह से इटली यूनिफाई होता है और एक नई कंट्री बनती है नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ। हालांकि यहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करने वाले लोग कॉमन क्लास नहीं थी, मेनली रोल यहाँ पर रिच क्लास का था, या मेनली रोल यहाँ पर कंजर्वेटिव क्लास का था। तो ये था प्रोसेस इटली के यूनिफिकेशन का। तो दोस्तों हमारे पार्ट 4 का लास्ट टॉपिक है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये टॉपिक भी नेशन स्टेट से ही रिलेटेड है कि ब्रिटेन कैसे बनता है, बट यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, स्ट्रेंज केस है ब्रिटेन का। स्ट्रेंज केस कैसे है कि
चलो ये बात समझते ही है कैसे है, ठीक है। और प्लस आपने बोर्ड पर देख रहे होगे कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस पर मैं आपको लिखकर समझाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चीजें हुई। देखिए ब्रिटेन, आपने कुछ टर्म सुनी होंगी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके, ये सारी टर्म जो आपने सुनी है ना, तो ये सारी टर्म का क्या मतलब है आपको ये भी समझ आ जाएगा, है ना। ये सारी चीजों का अलग अलग मीनिंग है, एक मीनिंग नहीं है। तो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जो यूरोप का मैप है, जो यूरोप का मैप है हमारा, उसके साइड में अगर हम देखें तो आइलैंड वाली कंट्री है इंग्लैंड, ठीक है। जो आइलैंड पड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ दो आइलैंड ग्रुप है, ये आप कह सकते हो। इसमें ना ये जो पूरा एरिया है इसका नाम है ब्रिटेन। ये एरिया के लिए रेफर किया गया, जियोग्राफिकल एरिया के लिए, ना कि किसी कंट्री के लिए, ठीक है। इस एरिया में जो टॉप पर एक कंट्री है यहां पर, इसको बोलते हैं हम स्कॉटलैंड। इसमें इधर साइड आकर वेल्स नाम की कंट्री पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ एरिया है उसमें आती है इंग्लैंड। ये तीन कंट्रियां हैं, एक कंट्री नहीं है, ठीक है। इधर जो है वो है आयरलैंड। दोबारा से हमने क्या समझा अभी कि हम समझ रहे हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन का स्ट्रेंज केस क्या है। तो आपको एक बात समझ आ रही है कि एक अगर हम मैप देखें यूरोप के साइड में, अगर ये यूरोप है तो यूरोप के साइड में अगर एक मैप है, उसमें जो ये एरिया है इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, है ना, ये तीन कंट्रियां और एक आयरलैंड कंट्री है। जो इंग्लैंड है वो इनमें सबसे पावरफुल कंट्री है, वो 16-17 सेंचुरी में सबसे पावरफुल बन जाती है, वो इन सब के ऊपर डोमिनेंस करने लगती है, और उसी का मेन रोल रहता है कि वो इन सबको एक कर देती है। कैसे करती है यही समझते, ठीक है। मेन बात होती है 1301 के आसपास ना वेल्स है, वेल्स को अनेक्स कर लिया जाता है, आप कह सकते हो, या वेल्स को अंडर, वेल्स वॉज अंडर ब्रिटिशर्स, वेल्स वॉज अंडर इंग्लैंड, हम ये लिख सकते हैं। कैसे कि वेल्स वाले एरिया पर हालांकि लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं ना। अब इंग्लैंड चीजें डिसाइड करता है इनकी, जो यहाँ का हेड होता है वो इंग्लैंड का जो उत्तराधिकारी होता है, जो किंग बनने वाला है राजा के बाद, वो उसको बोला जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स, है ना, ये उपाधि दी जाती है। तो मतलब वेल्स हम कह सकते हैं 1301 में इंग्लैंड के अंडर में आ चुका था ऑलरेडी, है ना। हालांकि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेन इवेंट हुए हैं उसकी बात डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन करवाता है, एक्ट ऑफ यूनियन साइन करवाता है, जिसके थ्रू वो इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लेता है। अब इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो लंदन में पार्लियामेंट है वही पार्लियामेंट है, यहाँ की कोई सेपरेट पार्लियामेंट नहीं है। प्लस या इनके भी जो हेड है उनको कुछ राइट है, बट बहुत सारी पॉलिसीज इंग्लैंड डिसाइड करेगा, जो लोकल लेवल की चीजें वो स्कॉटलैंड डिसाइड करेगा। इस तरह से एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में साइन करवा लिया जाता है। ये बात हमें समझ आ रही है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इंग्लैंड का इसके ऊपर कब्जा हो गया, इंग्लैंड का इसके ऊपर कब्जा हो गया। जब इसके ऊपर कब्जा हो जाता है तो ये बना देता है इसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। कैसे बन जाता है, ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन ये एरिया के लिए रेफर किया जा रहा है। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये जो खाली लैंड है इसके लिए ब्रिटेन नाम दिया गया है, कंट्री वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, जिसमें वेल्स है, स्कॉटलैंड है और इंग्लैंड है। इंग्लैंड इनमें सुपीरियर पावर है, ठीक है। इनकी कैपिटल लंदन है, वहां से सारी चीजें होती हैं, कुछ लोकल लेवल की पावर इनको दी जाती है। उसके बाद 1801 में एक आयरलैंड नाम का इशू आता है, ठीक है। आयरलैंड नाम की जो कंट्री है वहां का क्या इशू है उसको हम समझते हैं, ठीक है। आयरलैंड में बेसिकली क्या हो रहा है, आयरलैंड में जो कंट्रियां हैं वो, आयरलैंड में जो लोग रह रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। आयरलैंड में कैथोलिक्स, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट।
अब ये प्रॉब्लम क्या है इनकी, जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोग हैं, ये क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट हैं, ये दो तरह के लोग रहते हैं। इसमें से जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो माइनॉरिटी हैं और कैथोलिक लोग जो हैं वो मेजॉरिटी हैं। सो कैथोलिक्स जो हैं वो मेजॉरिटी में है और प्रोटेस्टेंट जो है वो माइनॉरिटी में है। जो इंग्लैंड है वो कैथोलिक्स को सपोर्ट नहीं करती, वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करती है, क्योंकि इंग्लैंड में भी मेनली प्रोटेस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इस वजह से इस तरह से कुछ रेवोल्यूशन वगैरह करवाने की कोशिश की जाती है, कैथोलिक लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। और इंग्लैंड 1801 में आकर आयरलैंड को भी मिला लेता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। और इस तरह से इंग्लैंड का यूनिफिकेशन पूरा होता है। तो अब अब जो ये कंबाइंड टेरिटरी बन गई, इसको हम बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ रही है। या ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन ये है, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मतलब सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह से इनका यूनिफिकेशन पूरा होता है। अब इसमें आपको समझ आया कि क्या क्या मतलब है ना। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी समझने में कि स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्या है, यहाँ पर नेशन स्टेट कैसे, अब इन सब के ऊपर स्ट्रेंज केस कैसे, अब इन सब के ऊपर इंग्लिश आइडेंटिटी थोप दी जाती है, इनका लोकल कल्चर खत्म कर दिया जाता है। ये सारे लोग अलग अलग आइडेंटिटी वाले लोग हैं, वेलिश लोग बोलते हैं, स्कॉट लोग बोलते हैं ना, आयरिश लोग बोलते हैं जो आयरलैंड में रह रहे हैं। इन सब की लोकल आइडेंटिटी खत्म करके इनके ऊपर इंग्लिश थोप दी जाती है, इंग्लिश कल्चर फॉलो करना, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना, ये सारी चीजें थोप दी जाती हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर भी हालांकि ये है कि कॉमननेस वाली बात ये है कि एक कॉमन लैंग्वेज यूज की जा रही है, लेकिन ये लोग कनेक्ट नहीं है अभी उतने अच्छे से, है ना। तो स्ट्रेंज केस है इस वजह से, इसलिए टॉपिक का नाम है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ से हमें समझ आया इस फोर्थ टॉपिक से कि कैसे इंग्लैंड के इसके यूके के साथ साथ कैसे हमारे पास जर्मनी इटली का यूनिफिकेशन होता है। और इसी के साथ हमारा फोर्थ टॉपिक खत्म। थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, है ना। और अब लास्ट में जो दो टॉपिक है वो बहुत इजी है, इनके नोट्स बना लो और आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।